हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। और चैप्टर नंबर 17, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। Provisions and reserves. This was in progress, and today it will be the last topic of this chapter. तो हमने जो कल डिस्कस किया था वो हमने आपके जो है डिस्कस किए थे स्पेसिफिक रिजर्व्स, और उसके बाद में अभी जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके पास में जो कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो डिफरेंसेस आप इसी प्रकार से करेंगे, यूँ करके। इस प्रकार से आप करेंगे तो आप जो है एक साइड में इसमें ले लीजिए, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व, और फिर कैपिटल रिजर्व। ये आपका है जी रेवेन्यू रिजर्व, और ये आपके हैं कैपिटल रिजर्व। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट आप क्या डिफरेंस ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं क्रिएशन। तो ये आपका जो क्रिएशन है वो कैसे होगा। तो फर्स्ट इज क्रिएशन, इसका जो आधार जो क्रिएट करने का क्या होता है, क्रिएशन किस प्रकार से होता है। तो क्रिएशन है ये तो होता है इट इज क्रिएटेड, फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट्स। जो आपके रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं, मीन्स जो फर्म ने जो कंपनी जो पैसा कमा रखा है, जो प्रॉफिट कमाया है, उसी प्रॉफिट के अंदर से जो है ये आपके जो रेवेन्यू जो रिजर्व्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। जबकि कैपिटल रिजर्व्स जो हैं वो आपके किए जाते हैं नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट से। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये आपके नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट हैं, जैसे कि एसेट बेचने से हुआ, शेयर फॉर फीचर से हुआ, प्रॉफिट फ्रॉम द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हुआ, जो कि बिजनेस के प्रॉफिट नहीं थे बल्कि बिजनेस के एक्टिविटी के प्रॉफिट नहीं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट थे, उनसे ये आपका जो है बनता है। यूसेज, आपके जो यूसेज हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे। तो आपके जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं वो स्पेसिफिक रिजर्व जो है वो तो केवल उसी में ही यूज होते हैं जहाँ पर आप इस पर्पज़ के लिए बनाया था, ठीक है। तो आपका यूसेज जो है वो कहाँ होगा, यूसेज। तो आपके रेवेन्यू रिजर्व्स हैं तो स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स आर यूज्ड फॉर ओनली स्पेशल पर्पज। जो आपके स्पेशल पर्पज के लिए बनाए गए थे वहीं पर आपके यूज किए जा सकते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और ये जो आपके कैपिटल रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व्स इट कैन बी यूज्ड फॉर कैपिटल लॉस, उसमें किया जा सकता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और डिविडेंड के रूप में इनका जो इनको बांटा जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पर्पज, आपका जो पर्पज है वो किस लिए होता है। तो इनका जो पर्पज है, थर्ड है पर्पज, ये होता है आपके, इसका जो पर्पज होता है जो रेवेन्यू का, वो होता है कि दीज आर क्रिएट फॉर मीटिंग अनसीन लॉसेस। ये होता है मीटिंग अनसीन लॉसेस, अनसीन लॉसेस के लिए होता है, और स्ट्रेंथिंग बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। जबकि आपका जो कैपिटल रिजर्व है ये
होता है आर क्रिएटेड टू मीट द कैपिटल लॉस और मे यूज फॉर द पर्पज लेड डाउन इन द कंपनी एक्ट। ये ऊपर भी बताया था ना, तो इनका जो है कैपिटल लॉस के लिए आपको नॉर्मली होता है कैपिटल लॉस या फिर एज पर कंपनी एक्ट। ये इनके मेन जो थे 3 डिफरेंसेस इसके अंदर आते हैं। तो पहला क्रिएशन, दूसरा यूज और तीसरा पर्पस। ठीक है। अब इसके बाद एक रिजर्व और रहता है जो यहाँ कहीं पर नहीं बताया गया था, वो रिजर्व आपका है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। नोबडी नोज दैट देयर इज ए सच टाइप ऑफ द रिजर्व। और सीक्रेट वही होता है जो किसी को पता ही ना चले। और पता यानी आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको बैलेंस शीट में वो दिखाई नहीं देता, और फिर भी है वो बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार के रिजर्व हैं वो कहलाते हैं सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व, ये आपके सीक्रेट रिजर्व विच आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। These reserves are created by showing the profit at a figure much lower than the actual by showing the asset of lower figure and liabilities at higher figure। कि आप इस प्रकार से दिखाएंगे कि जो एसेट आपकी 10 लाख की है उसको आप जानबूझ के 5 लाख की दिखा दें, तो बैलेंस शीट में तो 5 लाख की दिखाई देगी। लायबिलिटी आपकी है वो केवल 1 लाख की, आप उसको 2 लाख की दिखा दें। इसका ये हुआ कि वहाँ पर आपने एसेट 5 लाख से कम दिखाई तो वो एक रिजर्व हो गया। यहाँ पर लायबिलिटी आपने 1 लाख की जगह 2 लाख की दिखाई थी, यहाँ पर 1 लाख का रिजर्व ये हो गया। तो एक प्रकार से रिजर्व बन गया। ये सीक्रेट रिजर्व है, यानी नो बॉडी नोज वेयर द मनी इज कंसील्ड। ठीक है, बैलेंस शीट सही दिखाई देगी, उसके बावजूद भी पता नहीं चलता। तो ये जो और कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें आपका राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपका जो है ये क्रिएशन जो है एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन इतना फालतू दिखा दें कि आपका डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 5000, आप डिडक्ट कर रहे हैं 10000। तो ये तो एक एग्जांपल है, ये लैक्स में है, तो फिर तो कितना फर्क पड़ेगा देखो। तो आप एक्सेसिव डेप्रिसिएशन काटते जाएंगे तो वो भी एक सीक्रेट रिजर्व आपको क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ जैसे कि आपने जो है कैपिटल नेचर की चीज़ें खरीद ली, आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, वो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ना दिखा करके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया कि आपने अपना प्रॉफिट कम करके दिखा दिया। मान लो आपने एक बाइक खरीदा 1 लाख का फॉर द बिजनेस पर्पज एंड इट शुड बी शोन इन द एसेट साइड, मीन्स ऐसे आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए, बट यू हैव शोड इट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की बजाय, तो आपका प्रॉफिट कम दिखा हो जाएगा जबकि आपके पास एसेट खड़ी है। तो आपका सीक्रेट रिजर्व वहाँ से क्रिएट हो गया। और थर्ड आपके पास फोर्थ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। थर्ड है अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। आप एसेट का वैल्यूएशन कम कर दें, जिस एसेट की वैल्यू 10 लाख की उसके 5 लाख रुपीज़ आपके एसेट दिखा दें, तो उससे आपकी जो है वो अंडर वैल्यूएशन होगा, तो इससे आपका सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। और बीच में एक रह गया था थर्ड, ट्रीटिंग ए रेवेन्यू रिसीट एज कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट को जो है कैपिटल रिसीट दिखा दें आप। रेवेन्यू रिसीट treated as capital receipt। आपकी जिस प्रकार से बिल्डिंग बेची तो इट इज इन कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये तो आपकी एसेट बेचने से हुई है, जबकि आप इसको कैपिटल की रिसीट की बजाय रेवेन्यू रिसीट दिखा दें। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपकी दिक्कत हो सकती है कि रेवेन्यू रिसीट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, जो रेवेन्यू रिसीट उसे कैपिटल रिसीट दिखा दें, कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट दिखा दें, रिवर्स कर दें तो सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा। शोइंग एक्चुअल
एसेट एज कंटीजेंट एसेट, एक्चुअल एसेट एज कंटीजेंट एसेट, एक्चुअल एसेट्स एज कंटीजेंट एसेट, एक्चुअल एसेट्स को आप कंटीजेंट एसेट्स दिखा दें, यानी आपकी जो एक्चुअल एसेट है आप उसको एसेट ना ही मानें बल्कि कंटीजेंट मान लें, तो इसका मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, बैलेंस शीट में शो नहीं होगी तो आपकी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी, शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी। कंटीजेंट होता है जिसकी संभावना है दे इट मे बी इट नॉट बी, तो आपने जो कंटीजेंट लायबिलिटी जिसकी आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है या नहीं करनी पड़ सकती उसको आप ये दिखा दो करनी ही पड़ेगी, यानी आपने कंटीजेंट दिखा दिया और बाद में हो सकता ना भी पे करनी पड़े तो आपको एक प्रकार से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया। ठीक है जी। और सुप्रेसिंग द सेल, सुप्रेसिंग सेल, आप सेल को जो है दबा के दिखा दें, कम दिखा दें सेल को जानबूझ के, जबकि सेल हुई ज़्यादा आप उसको कम दिखा दें सेल को, ऐसा भी हो सकता है। और क्रिएटिव अननेसेसरी प्रोविजंस, आठवां जो है क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रोविजंस, आप बिना काम के प्रोविजन बना के रख दें जिनका कोई यूज भी नहीं है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसे कट जाएंगे और आपका जो है एक प्रकार से सीक्रेट रिजर्व आपके पास में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के ये मेनली 8 प्रकार की चीज़ें आपके पास में हैं। तो पहले आपके पास में थे एक्सेसिव डेप्रिसिएशन काट दें, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अंडर वैल्यूएशन आपका जो है वो एसेट्स कर ले, और रेवेन्यू रिसीट्स को आप कैपिटल रिसीट ट्रीट कर दें, एक्चुअल एसेट को आप कंटीजेंट एसेट बना दें, शोइंग द कंटीजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी आप उसको क्रिएट कर दें, और सुप्रेसिंग द सेल, सेल को आप कम दिखा दें, और क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रोविजंस, बिना काम के प्रोविजन आप क्रिएट कर दें। तो ये सभी के सभी जो है आपके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो ये सीक्रेट रिजर्व कभी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होते हैं। ठीक है जी। अब आपके जो सीक्रेट रिजर्व्स हैं इनके एडवांटेज कौन कौन से हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स, एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स, सीक्रेट रिजर्व के एडवांटेज कौन कौन से हैं। बेटा ये स्पीकर बंद करिए जिसका अभी खुला है। तो सबसे पहले आपका सीक्रेट रिजर्व का फायदा ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास ज़्यादा रहेगी कि जितने आपके पास में ये रहेंगे सीक्रेट रिजर्व रहेंगे आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, अगर किसी प्रकार लॉस भी हो जाए तो भी आप इजीली जो है सहन कर पाएंगे। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अब्जॉर्बिंग अनसीन लॉसेस, absorbing अनसीन लॉसेस, आपके अनसीन लॉसेस हैं उनको एब्जॉर्ब इजीली आप कर पाते हैं, ये भी किसका फ़ायदा है, क्योंकि आपको जो अनसीन लॉस हो गया आपके सीक्रेट रिजर्व ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, आपके डिविडेंड में रेगुलरिटी रहेगी, लाभांश आप इजीली दे पाएंगे, एवरी टाइम यू विल बी इन पोजीशन टू पे द डिविडेंड, यानी आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ईयर के लास्ट में आप उनको जो प्रॉफिट देते हैं वो इजीली दे पाएंगे, अगर लॉस हो जाए तो भी, क्योंकि सीक्रेट रिजर्व आपके पास ज़्यादा है। नेक्स्ट अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन,
अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करना मीन्स इफ योर बिजनेस इज अर्निंग वेरी हाई एंड यू आर शोइंग ऑल दिस थिंग इन द बैलेंस शीट, naturally the competitor will attract and competition there will be more players in the market। अगर आप बिजनेस को लॉस में दिखाते रहेंगे तो और प्लेयर मार्केट में नहीं आ पाएंगे। ठीक है जी, ये आपका फायदा हुआ। अब डिसएडवांटेज कौन कौन से इनके, तो डिसएडवांटेज और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट होगा ये। तो सीक्रेट ट्रेजर के डिसएडवांटेजेस हैं वो और देख ले, क्योंकि आप कोई भी चीज़ छुपा के रखेंगे, पैसा आपका ज़्यादा होगा तो नेचुरली वो पैसा कुछ ना कुछ बुराइयां भी लेके आएगा। तो डिसएडवांटेज कौन कौन सी वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज आपके पास में है जी, वो है अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनफेयर प्रेजेंटेशन, अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका गलत आपने जो है प्रेजेंटेशन किया, जबकि होना चाहिए सही, आपने चीज़ छुपा ली, तो एथिकल रूप से ये गलत है। ठीक है। लॉस टू शेयर होल्डर्स, लॉस टू शेयर होल्डर्स, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक प्रकार से लॉस हो जाता है कि यू शो द लेस प्रॉफिट, यू डिस्ट्रीब्यूट द लेस डिविडेंड बिकॉज यू हैव केप्ट द सीक्रेट रिजर्व, तो आपके शेयर होल्डर्स को काफ़ी लॉस होता है इससे। मिसयूज बाय मैनेजमेंट, मिसयूज बाय मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट को पता है कि हमारे पास सीक्रेट रिजर्व्स पड़े हैं, तो नेचुरली मैनेजमेंट विल मिसयूज और सच टाइप ऑफ द रिजर्व्स, और उससे जो है पैसे की एक्स्ट्रा वैकेंसी आपकी होती है। कवर टू मिसडीड्स ऑफ मैनेजमेंट, कवर फॉर मिसडीड फॉर मैनेजमेंट, कवर फॉर मिसमैनेजमेंट बोल दें, मिसमैनेजमेंट, कवर फॉर मिसमैनेजमेंट, कि अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं, लॉस हो गया तो उसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि आपका जो है इसी के अंदर ही जो चीज़ें आ जाएंगी, माइंड में आ जाएंगी, तो इसमें किसी प्रकार के जो है लॉस का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपकी जो लॉस हुआ तो वो आपके सीक्रेट रिजर्व्स के अंदर आपका कवर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके जो हैं 4 प्रकार के डिसएडवांटेज हो गए। तो एक बार फिर देख लो आपके जो हैं एडवांटेज कौन कौन से थे। एडवांटेज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, फिर एब्जॉर्बिंग अनसीन लॉसेस था, और रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड थी, और अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन था। ठीक है जी। इस लॉस में आपका डिसएडवांटेजेस में आपका अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट है, तो क्योंकि आपने अकाउंट बनाते इसलिए है कि यू विल प्रेजेंट फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, बट यू आर नॉट प्रेजेंटिंग फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, इट मीन्स इट इज रॉन्ग। लॉस टू शेयर होल्डर्स means there will loss to the shareholders because you are not going to present the real position of the business, and you are keeping the secret reserves, and you are not declaring the actual dividend. And misuse by management, naturally the management will misuse the funds because the management is not liable for any type of such funds। इन चीज़ों के लिए कोई जवाबदेह नहीं है क्योंकि सीक्रेट है, कोई पूछेगा नहीं उनसे। और कवर फॉर द मिस मैनेजमेंट, ये मिस मैनेजमेंट अगर होती है उससे लॉस होता है तो यहाँ पर इनको कवर मिल जाता है, क्योंकि लॉस दिखाई नहीं देगा क्योंकि सीक्रेट रिजर्व्स आपने क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है जी। तो ये चैप्टर जो है आपका 17 चैप्टर जो है वो आपका ख़त्म हो गया है। अब हम जो है कल से आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे, और वो जो आपके टॉपिक जो आएगा वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो काफ़ी ईजी है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसमें जो केसेस कुछ ज़्यादा हैं। जिसको जनरल एंट्री आती हैं फिर तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसको जनरल एंट्री नहीं आती तो फिर उसमें दिक्कत होगी। ठीक है। तो कल हम जो 18 चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, और कोशिश होगी कि 10 से 12 दिन में हम 18 चैप्टर आपका जो है वो अगला चैप्टर में ख़त्म कर दें, बिल ऑफ एक्सचेंज।
और उसके बाद में हमारे पास में एक रेक्टिफिकेशन एरर आएगा, वो हम सबसे लास्ट में करवाएंगे। उससे पहले हम आपके एक चैप्टर और छोटा सा वो हम करेंगे, और उसके बाद में फिर आपका जो फाइनल अकाउंट है, जो प्लस वन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो हम करेंगे। ठीक है जी। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, प्लीज यू कैन, अदरवाइज फिर हम थोड़ी देर। देखो बेटा, वो तो सिर्फ जो नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन तो नहीं, एक अखबार में सूचना, वो केवल है कि बोर्ड के कुछ एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, हरियाणा बोर्ड के, वो कहें उसके सप्लीमेंट्री कहें, कुछ भी कहें, उनके लिए खुल रहा है एग्ज़ाम्स के लिए, नॉट फॉर ओपनिंग फॉर रेगुलर क्लासेस। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है जी। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम इतना ही, और थोड़ी देर बाद फिर